कैसे हो? तो आज आप शुरू करते हैं हम अपना ग्राफ का अगला लेक्चर, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेक्टेंगुलर। बड़ा हो गया है, इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको जो मैथ्स है, मैथ्स में आपका कोनिक सेक्शन है, जो बायो वाले रहेंगे उनको भी नहीं पता होगा। आपके मैथ्स में कोनिक सेक्शन है, तो उसके अंदर आपको एक ग्राफ है जो आप लोग ऐसा देखते हो। ठीक है, जो आपका ग्राफ है ऐसा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? हाइपरबोला बोलते हैं। बट हम लोग अब इसको थोड़ा सा ना अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इस ग्राफ का जो फ्री हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है प्यारे बच्चों, वो ऐसा होता है। कैसा होता है? वो ऐसा होता है। और ये ग्राफ आपने बहुत बार देखा होगा। तो आज डीपली हम लोग इसके ऊपर अच्छे से पढ़ के देखेंगे। ठीक है, आज हम चलो यार, ठीक है, टॉपिक में नोट्स के नाम डाल लो और बढ़ते हैं आगे। अगला लेक्चर अपना किसके ऊपर है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर है। हम करते हैं नया स्लाइड ले लेता हूं मैं। चलो, तो देखो यहाँ पर अगला जो ग्राफ है अपना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ध्यान देना यहाँ पर जैसे ही हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे, तो पैराबोला वाले केस में मैंने एक इक्वेशन लिया था। कौन सा इक्वेशन था वो मेरा? y इक्वल्स टू kx² या y इक्वल्स टू x²। तो ऐसे ही यहाँ पे एक इक्वेशन होगा आपके पास। वो इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो इक्वेशन है y इंटू x इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट। मतलब y और x का जो प्रोडक्ट है वो समथिंग कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे मेरे को y क्या मिलने वाला है? y मुझको मिल जाएगा कांस्टेंट अपॉन x। क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट अपॉन x। ये कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मेरे प्यारे भाई कि y is inversely proportional to 1 by x। y is inversely proportional to 1 by x। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा ही, उसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो रियल में यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ में किसका निकालते हैं? y is inversely proportional to x का निकालते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लाते थे कि लेट्स सपोज कि कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 होगी तो y इक्वल्स टू 1 by x होगा। ठीक है, वहां पे और भी कुछ वैल्यू नहीं आएगा। चलो यार, फिर अब हम लोग इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम देखो जरा कैसे बनेगा इसका ग्राफ। सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इसकी वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। चलो, देखो ये y है और ये x है। अगर मैं x को 0 रखता हूं, 1/0, ध्यान देना, मैंने x को 0 रखा है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? y मेरा बनने वाला है नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी कोई भी नहीं बोलेगा, ये होता है नॉट डिफाइंड। मैं इसके बारे में आपको मैथ्स का एक बेसिक सा रूल बताऊंगा, जहां पे आप सब लोगों को अब तक ये लगता होगा कि अगर मैं √4 का अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो इसका आंसर +-2 आएगा, जबकि ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। समझ गए? तो इसको हम लोग करके देखेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दो, अभी यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं, y की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 आएगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y मेरा घटता जा रहा है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज वैल्यू। वो वैल्यू हमको नहीं पता, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ठीक है, 3 लूं 0.3 नहीं चाहिए मेरे को, मैं यहाँ पे 4 ले सकता हूँ। 1/4 अपने कितना होता है? 0.25 होता है। यहाँ पे मैं 1/5 ले सकता हूँ। ठीक है, 5 लिख सकता हूँ। 5 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0.2 होता है। ठीक है, चलो, और इतनी वैल्यूज को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो, किसी भी ग्राफ को अच्छे से समझने का सीधा तरीका है कि उसको सीधा सीधा प्लॉट कर लो। और देखो, ये वो बेसिक ग्राफ है जो आपको आ गए
तो आप लोग में भी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ तब आप लोग निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला और लॉगरिथमिक फंक्शन आना जरूरी है। और उसके बाद भी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तब आप लोग ग्राफ में बोल सकते हैं कि थोड़ा और एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि बिना इन सब चीजों की मदद के ग्राफ नहीं बना सकते। तो धीरे धीरे मैंने वैसे भी डिफरेंशिएशन का वन शॉट तो अपलोड कर ही दिया है, और बहुत ही जल्द इंटीग्रेशन का ये वन शॉट ग्राफ आ जाएगा। चलो यार, ये आपका y है, ये आपका x है। अब ध्यान देना, एकदम फोकस करके, चौकस, कि अगर x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। या 0 से जस्ट ज्यादा लूंगा ना, तो मैं अगर 0.011 लूंगा तो भी ये वैल्यू लगभग उतनी ही बड़ी आएगी, तो ये वैल्यू लगभग उतनी ही बड़ी आएगी। एक और बात, कि ये जो ग्राफ इसके ऊपर लाइन आता है, ये न तो y एक्सिस को टच करता है और न ही x एक्सिस को टच करता है, इतना ध्यान रखना। ये लाइन ना तो y एक्सिस को टच करता है और न ही x एक्सिस को टच करता है। तो मैंने क्या बोला कि सपोज करो, चलो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख के लेता हूँ x के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4, और 3 नहीं लिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिया है मैंने? 0.2 से स्टार्ट किया ना मैंने, मैं वही वैल्यूज लूंगा जो मैंने यहाँ पे ली हुई, ठीक है। तो मैं 3 भी मिटा रहा हूँ यहाँ से, 4 5। चलिए, तो इनको थोड़ा मैं दूर 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 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छे से डिटेल दिख सके। कोई बोलेगा नहीं सर 3 कहाँ गया, 3 बीच में, लेकिन मेरे डेटा में इसमें मैं नहीं लिया, ठीक है। 0.2 हो गया मेरा। दूसरा डेटा क्या मेरा? 0.5 है। मुझे ग्राफ का प्रॉपर शेप चाहिए, सॉरी 0.25 है, कितना है? 0.5। त्याच्यानंतर 1, उसके बाद में नॉट डिपेंड मतलब बहुत ऊपर, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्या x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है ना। तो देखो, अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। एक काम करता हूँ, वो डॉटेड लाइंस वाला मेथड लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी। कौन सा पॉइंट आया? ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आया, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा अपना बच्चों? अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0.5 है। देखो, अगर जो डेटा आपके टेबल में है वही डेटा अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हो तो आपको ग्राफ का शेप मालूम पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये ग्राफ एकदम प्योर, मतलब एकदम अप्रोक्सीमेटली सही है, लेकिन ग्राफ का शेप तो मिल सकता है, और अपने वो ग्राफ फ्री हैंड ही पढ़ना है, समझ गए। ये कोई मैंने स्केल लेके नापा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर, अगर y की वैल्यू 2 है, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 0.5 होगी। चलिए, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0.5 होगी। कौन सा पॉइंट आ गया? ये वाला पॉइंट आ गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पे अभी फिर इसके बाद में क्या आएगा मेरा? अगर x की वैल्यू 4 है, ध्यान से देखना, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0.25, 0.25, 0.25। उसके बाद में अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0.2 आएगी। आपको कंफ्यूज नहीं होगा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, इससे हमको ग्राफ का शेप मालूम करना है बस। ध्यान देखना कि ये जो लाइन है कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। प्रॉपर सही से हुआ है ना? ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो कर्व है वो ऐसे जा रहा है, और
वैल्यू में अगर और कुछ लूंगा, मान लो मैंने कितना लिया, अगर मैं x को 0.5 लेता हूँ तो कितना मिलने वाला y अपॉन 0.5, कितना होगा ये मेरे प्यारे बच्चों, 1/5 इंटू 10, ऊपर जाएगा ना, 1/5 में कितना होगा 0.2 इंटू 10, कितना बन जाएगा ये 2 बन जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू पीछे जाएगी y की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, मतलब ये ग्राफ कहीं ऐसा होगा और ये ग्राफ कहीं आगे जाएगा। और अगर यही ग्राफ में फ्री हैंड ड्रॉ करूं, और अगर यही ग्राफ में फ्री हैंड ड्रॉ करूं तो देखो कैसा बनता है। यही ग्राफ में अगर फ्री हैंड ड्रॉ करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राफ कुछ फ्री हैंड, ठीक है। हमने तो फिलहाल अभी डेटा से लेके देखा, अगर मैं नंबर और कम लेता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता मेरे को, समझ गए। तो ये ग्राफ किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का। किसका होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ होता है। एक और बात ध्यान में रखना कि ये जो लाइन है ये इंफिनिटी तक जाती है, बट इट नेवर टच द एक्स एक्सिस। वैसे ही ये जो लाइन है बहुत ऊपर जाती है एंड इट विल आल्सो नेवर टच द वाई एक्सिस। समझ गए, ये जो ग्राफ का लाइन है कभी वाई एक्सिस को टच करता ही नहीं है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बिल्कुल बेशक, आ जाओ यार, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो देखो मुझको क्या मिल गया कि अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, देखो कांस्टेंट से फर्क नहीं रहेगा सर, आपने इक्वल टू क्यों नहीं लगा, भैया वो इक्वल टू ही है, बस मैंने लिखने के लिए ऐसा लिखा है क्योंकि वहां पे कांस्टेंट, अगर मैं किसी फॉर्मूला की बात करता हूं तो बाकी जो टर्म रहेंगे जिनके बीच में ग्राफ निकाला है वो तो वेरिएबल्स होंगे, बाकी सारे टर्म तो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे ना। तो अगर यहाँ पे x की पावर 1 है तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, अपना ग्राफ कैसा बनेगा, अपना ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। चलो फिर अब थोड़ा और आगे जाते हैं, क्या पता है पावर 2 हो जाए, रहेगा तो इनवर्स ही ना, क्या पता है पावर 2 हो जाए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो अगर ये पावर 2 होता है तो इसके ग्राफ में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस ये एक्स एक्सिस को थोड़ा ज्यादा ज्यादा छू देगा, समझे। इसने टच नहीं किया लेकिन इसने टच कर लिया है, मतलब एक्स एक्सिस के नजदीक पहुंच जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ गई है ना, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। एक्स स्क्वायर जितना ज्यादा होगा वाई इतना कम होगा। देखो ना यार, अगर मैं थोड़े जूम करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना, ये देखो एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा वाई की वैल्यू उतनी कम, समझ गए। एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वाई की वैल्यू उतनी कम होगी, समझ गए। अगर नीचे पावर बढ़ रहा है, अगर नीचे पावर बढ़ रहा है मतलब ये जो लाइन है ये एक्स के और नजदीक जाएगी, ये जितना एक्स के नजदीक जाएगी वाई उतना ही कम होगा, समझ गए। ये जो लाइन है एक्स के जितना नजदीक जाएगी वाई उतना ही और कम होगा, तो ये मैथमेटिकली अपना सही हो गया, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या है, देखो ये पावर 3 के आगे जाते भी नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्मूला मिल गया, मैक्स टू मैक्स पावर 3 ही दिखने वाला है या स्क्वायर तक, बस उसके ऊपर नहीं दिखता, ठीक है। क्यूब आ जाए, अगर ये क्यूब रहेगा तो कैसा रहेगा, थोड़ा सा इसके लिए मैं पेन पतला करता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये ना थोड़ा और टच करके जाएगा, मतलब टच नहीं करता, और नजदीक से होके जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा वाई उतना ही कम, इनवर्स रिलेशन है ना, एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा वाई उतना ही कम। कोई प्रॉब्लम है तो ये होता है अपना कौन सा फंक्शन बताओगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे डाउट पैदा होते हैं सर, यहाँ पे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ग्राफ आता है, मतलब जिन्होंने ग्राफ पहले से पढ़ के रखा होगा मुझे एक चीज दिखा दो कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का ग्राफ कैसे आता है। देखो मैं एक ही इक्वेशन लूंगा, कौन सा वाला, y is inversely proportional to 1/x, बस, ठीक है। चलो
तो यहाँ से सबको नोट करना है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज माइनस x एक्सिस एंड दिस इज माइनस y एक्सिस। अब ध्यान देना, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो एक बार ये बताओ, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओवरऑल y क्या होगा। अगर यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओवरऑल y मेरा क्या बनेगा, y मेरा पॉजिटिव बनेगा। सीधी सी बात है, y मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। मतलब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, भले वो वैल्यू कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इफ इट इज पॉजिटिव देन y विल आल्सो पॉजिटिव। समझ गए? If x is positive, then y will also positive। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है बच्चा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो बनेगा, है ना। इसका जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो बनेगा कि अगर x पॉजिटिव है, थोड़ा ध्यान से बनाइए, सही लग रहा है। चलो ठीक है, देखो अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है। आ जाओ अब दूसरा चीज देखते हैं। क्या मान सकते हो कि अगर x नेगेटिव हो जाए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, -1/x बोलूंगा ना। अगर x नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव हो जाए तो ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, नेगेटिव -1/x। मतलब मेरे y की वैल्यू क्या बन जाएगी, ओवरऑल y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, -1/x आ गई, y भी नेगेटिव हो गया। मतलब अगर x की वैल्यू माइनस हुई तो y की वैल्यू भी तो माइनस होगी, अगर x की वैल्यू माइनस हुई तो y की वैल्यू भी तो माइनस होगी। तो इसका जो ग्राफ होता है बिल्कुल इसका रिवर्स बनता है। अपने पास मिरर इमेज तो है यार, ये नहीं है, ये जरा सुने, दूसरा जुगाड़ लगाते हैं हम लोग। इसका जो ग्राफ है हमारे प्यारे बच्चों वो ऐसा आता है, समझ गए, बिल्कुल इसका अपोजिट। चलिए मैं थोड़ा यहाँ से एक्सिस को लंबा दे देता हूँ। देखो इसका जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल ऐसा बनता है। ठीक है, बिल्कुल इसका ट्रांसफॉर्स बनता है, बिल्कुल इसका ट्रांसफॉर्स बनता है। समझ गए? अब देखो, अब बात आती है कि सर देखो ना, कॉमन सेंस की बात है, एक्स नेगेटिव तो वाई भी नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है समझिए कि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब उससे पहले ये देखो, सपोज करो मैंने क्या लिया, मैंने एक्स की वैल्यू ले ली -0.1 ले ली। ठीक है, -0.1 ले ली, क्या बन जाएगा, -1/0.1। और क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -1 अपॉन इसको 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा -10 की पावर, सॉरी -10 की पावर +1, मतलब -10। अब एक बार ये बताओ आप, अगर यहाँ पर मैंने इसको 0 लिया तो ये सीधा कहाँ जा रहा है बच्चों, ये 10 के पास जा रहा है। सीधा कहाँ जा रही है, 10 के पास जा रहा है, मतलब वैल्यू जितनी छोटी y उतना बड़ा। स्टिल अपने अपना ये जो टर्म है वो अभी भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ से काम करो आप लोग, यहाँ से ना एक लाइन निकालो, यहाँ से ना एक लाइन निकालो, एक लाइन यहाँ से निकालो और एक लाइन यहाँ से निकालो। ठीक है, एक लाइन यहाँ से निकालो। अब सिर्फ पता है आपको क्या देखना है, तो थोड़ा सा कॉपी कर लूंगा स्लाइड है। देखो अब मैं ना एक्सिस को मिटा रहा हूँ, ये एक्सिस गायब हुआ, ये एक्सिस गायब हुआ, और अब ये जो चीज है इसको मैं मिटा दूंगा। अब ध्यान दो, इसको मैं रोटेट करने वाला हूँ, इसको मैं रोटेट करने वाला हूँ। सीधा नहीं है फिर भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, देखो
ये चीज दिखाई दे रहा कौन सा है? हाइपरबोला है। कौन सा है ये? हाइपरबोला है। ठीक है, अब ध्यान दो कि इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का, इसलिए इसी को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है इसको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक्सिस का ना एक नाम और होता है, वो शायद किसी अच्छी बुक में पढ़ने को मिल जाए। एक्सिस को बोला जाता है असिम्प्टोट। क्या बोलते हैं पहले बच्चों? असिम्प्टोट बोलते हैं। तो जो अपना एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल असिम्प्टोट। ठीक है, वर्टिकल असिम्प्टोट तरीके क्या होता है उसका? असिम्प्टोट। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे असिम्प्टोट। बस इनके नाम है हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट और वर्टिकल असिम्प्टोट। इसमें क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। और ये आपका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्टिकल असिम्प्टोट। वर्टिकल असिम्प्टोट। ठीक है, ये हाइपरबोला तो था 90 डिग्री बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सीधा इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। देखो पेपर में पूछा हुआ सवाल है यार, ग्राफ आपको कहां कहां काम आते हैं? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज E इक्वल्स टू k थीटा बाय r स्क्वायर, देन ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ग्राफ। मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हैं? भाई साहब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r के बीच में ग्राफ निकालो। रिलेशन देख सकते हो, k थीटा कांस्टेंट है, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अरे बन गया ना भाई वो ग्राफ अपना। कौन सा? इनवर्स फंक्शन वाला। कैसा ग्राफ आएगा मेरे प्यारे भाई? ये ऐसा ग्राफ आएगा। स्क्वायर है ना, थोड़ा सा टच करता हूं, टच नहीं होगा, नजदीक से आएगा। समझ गया? खत्म। इतना सा ही ग्राफ था ये, और इसका इक्वेशन लिख देना ये। क्लियर एकदम? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h by p, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। तो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सीधा सीधा पूछेगा बताओ कि ग्राफ क्या? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स आपके लिए डिफाइन कर दूं कि लैम्डा आपका क्या है। लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। अगर आपने रे ऑप्टिक्स वगैरह अगर ये सब सारे चैप्टर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आपने 10th में लेंसेज या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ बोलते हैं। h अपना एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है, समझना भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पर इनके बीच में ग्राफ निकालना है, P माने मोमेंटम। आप लोग तो इससे फैमिलियर हो ही। ठीक है, किसके बीच निकालना है ग्राफ? आपको ग्राफ निकालना है वेवलेंथ लैम्डा एंड मोमेंटम के बीच में। लैम्डा एंड मोमेंटम के बीच में मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ये लैम्डा हो गया और मोमेंटम p हो गया। तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए? या इनवर्स का फंक्शन है सीधा सीधा। ध्यान से देखो ना, h तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय p। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय p। समझ गए? बन गया ग्राफ आपका, खत्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, टाटा बाय बाय। ठीक है, इतना ही इसका काम था बस, और कुछ भी काम नहीं होता। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एक दिन ना मॉडुलस फंक्शन का भी ग्राफ देखा था। ठीक है मेरे बच्चों, हमने एक दिन मॉडुलस फंक्शन का भी ग्राफ देखा था। तो आ यार आज थोड़ा मैं आपको मॉड के बारे में बताऊं। अब देखो अपने ना ज्यादा ग्राफ्स नहीं बचे हुए हैं। ज्यादा ग्राफ मतलब मैक्स टू मैक्स दो ही बचे हुए हैं। एक आपका बचा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके अंदर क्या होगा? y इक्वल टू e की पावर x और 4x प्लस 1 और कुछ भी बहुत कुछ। और एक आपका होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन
y इक्वल्स टू ln x। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ अपने को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना नहीं बोल सकते, याद करना बोल सकते हैं। ई रिस्पेक्ट का तो हम लोग सॉल्व करेंगे, log x आपको सीधा सीधा याद करना है। समझ गए, बिल्कुल इसी का भाई है वो, समझ गए। तो ये तो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये दोनों ग्राफ मौतेरे भाई है, बिल्कुल जैसा ये है उसका उल्टा कर दो तो ये बन जाता है। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल चीजों पे बात करते हैं। देखो क्या है ना, आप सबको एक फंक्शन पता होगा मॉड्यूलस। ठीक, और ढंग से देखो क्या है। मॉड्यूलस पता होगा आपको, कुछ ऐसा दिखता है वो, इसके बीच में जो भी रख दो ये उसको पॉजिटिव कर देता है, या सिर्फ उसका नंबर निकाल कर देता है। मतलब नंबर भी तो एक इन सेंस सिर्फ बिना साइन वाला नंबर भी तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ध्यान है। सपोज करो मैंने यहाँ पर इसके अंदर क्या लिखा, मैंने इसके अंदर लिख दिया -4, क्या देगा ये मेरे को देगा +4। चलो बहुत बढ़िया, मान लो मैंने इसके अंदर लिखा +4, ये क्या देगा मेरे को, ये मेरे को देगा अगेन 4। तो ये कैसे हुआ सर, ये तो प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की, कि मॉड्यूलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। कैसे कर देता है तो वो इन डिटेल समझना है, ठीक है। वो प्लस को माइनस प्लस कैसे कर देता है यही तो हमको समझना है, इसी का तो सारा गेम है। ठीक है, सपोज करो देखो यहाँ अगर मैंने लिया -x, मान लो मैंने लिया -x, तो ये क्या कर देगा, उसको x कर देगा। कैसे कर देगा, जादू से। अगर मैंने लिया पॉजिटिव x तो ये उसको x ही रखेगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के देता है, ये अपना स्टेटमेंट है। बट अगर देखो ये मॉड्यूलस जो फंक्शन है, फंक्शन क्या कर रहा है उसके अंदर, फंक्शन अगर ये माइनस को प्लस बना रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब ये मॉड्यूलस इसको बाहर भेजता होगा तो ये इसके अंदर एक माइनस और मल्टीप्लाई कर देता होगा, जिससे ये क्या बन जाता है, जिससे ये पॉजिटिव बन जाता है। ऐसा बोल सकता ना मैं, ये जब मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव नंबर को बाहर भेजता होगा तो एक माइनस इसके साथ चिपका देता होगा, ले भैया 11 जब माइनस लेके जा, समझ गए। तो ये माइनस इसके साथ में चिपका देता होगा, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बनेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर तो ये माइनस तो इसको भी देना चाहिए, नहीं, ये माइनस सबको नहीं देता, ये सिर्फ कुछ लोगों को ही माइनस देता है, ऐसा बोल सकते हो। यहां पर इफ द गिवन फंक्शन in the modulus, the given function in the modulus is negative, then and only modulus multiply given function multiply by negative to given function ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर यहां पर कोई x लिखा गया है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें नहीं पता, सिर्फ एक x है, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई मतलब क्या होगी, अगर ये x की वैल्यू लेस देन 0, देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव बोलने का एक तरीका और होता है, आप x को लेस देन 0 बोलो या फिर आप उसको नेगेटिव बोलो, एक ही बात है। या फिर आप x को ग्रेटर देन 0 बोलो या फिर उसको पॉजिटिव बोलो, एक ही बात है, समझ गए, दोनों एक ही बात है। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ये -x होगा।
x तो पहले से नेगेटिव है ना, उसके अंदर केवल माइनस मल्टीप्लाई हो गया। और अगर ये कुछ नहीं हुआ मतलब सिर्फ x डॉट क्या है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ऐसा समझ रहा है तो ठीक है, वरना ऐसा समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने x को एक सर्टेन नंबर माना है या फिर कितना नंबर है, x से नहीं समझना है आपको, k से समझ लो। चलो k से मान लो आप लोग, ठीक है, कि k अगर लेस देन 0 हुआ तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, k अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव होगा। लेस देन 0 मतलब क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, और ये पॉजिटिव क्या आएगा। तो ये नहीं बोला कि मॉड k नेगेटिव होगा, ये k नेगेटिव तब होगा जब k खुद भी नेगेटिव होगा, मतलब k की वैल्यू -1 हुई तो माइनस ऑफ -1 होगी। समझ गए? एग्जांपल देके देखो जरा, अगर इसकी वैल्यू -1 हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो खुद में k है, तो माइनस ऑफ के, यही था मेरा आंसर, क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -1, दैट इज समझ गए? ऐसे मॉडुलस फंक्शन किसी को पॉजिटिव बनाता है, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। सिंपल सी बात है, लेकिन वही बात है कि कंसेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। आप अब थोड़ा सा एक नजरिया और देखते हैं, स्कूलों से जो भ्रम आपके मन में फैला हुआ था, दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कि x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इसके लिए सॉल्व करना है, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि √4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसके लिए सॉल्व करना है। चलो सॉल्व, इसको सॉल्व करो यार, चलो इसको सॉल्व करो, कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, √4 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसका मतलब होगा कि x की ऐसी वैल्यूज बताओ, x की ऐसी वैल्यूज बताओ जिसको स्क्वायर करने पे 4 आए, या जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। लेकिन इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इससे बिल्कुल विपरीत होगा। इसका मतलब होगा कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ, और पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, तो एक नोट आप लोग यहाँ पे डाल के रख लेना, ठीक है। नोट क्या है वो, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए? अब इसका देख के बताया, x की ऐसी कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, +2 का मल्टीप्लाई +2 से करो तो भी 4 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई -2 से करो तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। अब बोलोगे सर ये रूट लगा के वहां पे जाएगा, √4 होगा, हो गए सेम टू सेम, गलत। इस क्वेश्चन का अपना अलग मीनिंग है, इस क्वेश्चन का अपना अलग मीनिंग है, समझ गए? कभी ऐसा सुने हो कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट या फिर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर नेगेटिव आया, कोई तुक बनता है यहाँ पे? चलो भैया +4 का स्क्वायर रूट -2 आया है, कोई बात नहीं है ना, बात ही नहीं बनती है। इसके लिए ये नोट ध्यान में रखना हमेशा, क्या पता अपने छोटे भाई बहन को आप बता सको या पेपर में पूछ ले, क्या पता अपने को, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो √4 का आंसर क्या होगा, केवल और केवल +2 होगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि √x का आंसर होता है mod x, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। mod x रहेगा तो काफी अच्छा है, समझ गए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट यहाँ पे आंसर x का क्या बनने वाला है, यहाँ पे x का आंसर एक तो +2 होगा और एक -2 होगा, समझ गए? यहाँ पे x का आंसर क्या होगा, एक +2 होगा और एक -2 होगा। क्लियर हो गया आपका? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं है। हालांकि देखो ये सब ना बेसिक मैथ्स का पार्ट है, फिर भी आज हमने ग्राफ में पढ़ लिया क्योंकि हमने मॉड फंक्शन का ग्राफ भी देखा होगा, ठीक है। कभी एक दिन आराम से बेसिक मैथ्स का लेक्चर लेंगे ना, तो उसके अंदर ये सब बहुत डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलो फिर बच्चों, अब देखो ग्राफ की सीरीज पे हम लोग एंडिंग पे है, ठीक है। अब आपके 2 ही ग्राफ बचे हुए, कौन से, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये थोड़ा सा अपना जाएगा 30 से 40 मिनट का लेक्चर,
फिर ग्राफ आपका कंप्लीट। अब इसके बाद में जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो आपका होगा फिजिक्स का ग्राफ, जहां से थोड़ा चीजें थोड़ी सी और रोमांचक बनना स्टार्ट होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलिए बाय।